असतत से सतत की ओर स्थायी विकास, फ्रॉम अनसस्टेनेबल टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 3 दशक पहले तक आर्थिक विकास को ही मनुष्य के विकास का पैमाना माना गया तथा जिन देशों की आर्थिक स्थिति अच्छी थी वे विकसित देश कहलाए तथा अन्य अविकसित या विकासशील देश। उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा यूरोप के देशों ने औद्योगिकरण द्वारा अधिक धन अर्जित किया तथा विकसित देश कहलाए। इन देशों ने अपने देश के अतिरिक्त अन्य विकासशील देशों के संसाधनों का भी दोहन किया, जिससे अमीर देश और अमीर तथा गरीब और गरीब होते गए। कुछ समय बाद विकसित देशों ने यह माना कि इस तेज विकास गति के कारण पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, जो कि उनके जीवन को प्रभावित कर रहा है। असतत से सतत और स्थायी विकास की ओर सन 1970 तक आते आते यह माना जाने लगा कि मात्र आर्थिक आधार पर अच्छे जीवन के लिए आवश्यक नहीं है, जब तक कि वातावरण शुद्ध व प्रदूषण विहीन न हो जाए। विकास की गति में वनों का विनाश हुआ, औद्योगिक विकास के साथ जलवायु तथा मृदा प्रदूषण हुआ, जिससे धन होते हुए भी जीवन स्तर व स्वास्थ्य में पर्याप्त सुधार नहीं हुआ। विकासशील देशों की स्थिति और भी विकराल बन गई। अमीर व गरीब लोगों के जीवन का स्तर में बहुत बड़ा अंतर असतत विकास मॉडल के कारण आया। दशकों पूर्व महात्मा गांधी ने ग्रामीण परिवेश को पर्यावरण प्रबंधन द्वारा बेहतर बनाने की बात कही, जिसमें पशुओं के गोबर से खाद व कृषि के लिए उपयोग तथा विभिन्न चीज़ों के चक्रण की व्यवस्था बताई गई। उन्होंने धूल रहित सड़कों को प्राथमिकता दी तथा औद्योगिकरण की अपेक्षा मनुष्य की शक्ति के उपयोग को अच्छा माना। ये सभी सिद्धांत आज सतत विकास के लिए उपयोगी माने जा रहे हैं। गांधी जी के अनुसार आवश्यकताओं की पूर्ति तो की जा सकती है, लालच की नहीं। अब मान्यता बन चुकी है कि असतत विकास, जिसमें केवल आर्थिक आधार को माना गया है, लाभकारी नहीं है। इसके विपरीत सतत विकास की बात कही गई है, जिसमें आर्थिक विकास इस प्रकार से हो कि वातावरण को न्यूनतम हानि हो। इंदिरा गांधी जी ने सन 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में कहा कि गरीबी को प्रदूषण का एक मुख्य कारण बताया तथा कहा कि जहां एक और अमीर राष्ट्र पर्यावरण प्रदूषण से ग्रस्त हैं, वहीं गरीब राष्ट्रों में प्रदूषण गरीबी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। वहीं अमीर राष्ट्रों द्वारा संसाधनों का अतिदोहन भी चर्चा का विषय रहा। अब विश्व में संसाधनों का समान रूप से उपयोग करने पर सहमति बनी है तथा संसाधनों को लेकर विभिन्न देशों में तनाव की स्थिति भी बनी है। अब यह माना जा रहा है कि छोटे काल में आर्थिक लाभ की अपेक्षा लंबे समय तक सतत विकास होना अधिक श्रेयस्कर है। आधुनिक विकास मॉडल के अनुसार उपलब्ध संसाधनों का अतिदोहन हो रहा है तथा प्रदूषण भी बढ़ रहा है, जिससे आने वाली पीढ़ियों को संसाधनों के विकट समस्या पैदा होने वाली है। अब सतत विकास की अवधारणा विश्व में विकसित हो चुकी है। रियो कॉन्फ्रेंस 1992 में बहुत से दस्तावेज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल डेवलपमेंट के लिए बनाए गए, जिसमें यह माना गया कि पर्यावरण व विकास एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए तथा पृथ्वी की व उसके संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। सतत विकास का अर्थ है कि विकास इस प्रकार से किया जाए कि वर्तमान को आवश्यकता पूर्ति करे तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए आवश्यकता पूर्ति करने के लिए भी संसाधन व वातावरण उपयुक्त रहे। इसके अंतर्गत विभिन्न देशों व महाद्वीपों
को समानता की दृष्टि से देखा जाए तथा रंग व जाति भेद के बिना आर्थिक विकास की समस्याएं समान रूप से उपलब्ध हों, आर्थिक विकास की संभावनाएं समान रूप से उपलब्ध हों। सतत विकास के अंतर्गत विकास के साथ साथ पर्यावरण को भी समान महत्व दिया गया है। बहुत सी विकास योजनाएं जैसे बांध बनाना, सड़कें व पर्यटक स्थलों का विकास पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं। अतः हर परियोजना आरंभ करने से पहले उसके द्वारा होने वाली पर्यावरणीय प्रभावों का अध्ययन किया जाना आवश्यक है। बड़े बांध, हाईवे, माइनिंग तथा उद्योगों के विकास से पारिस्थितिकी तंत्र अक्सर प्रभावित होते हैं। वन नवीनीकरण संसाधनों को बनाए रखने तथा पृथ्वी के वातावरण को शुद्ध करने के लिए आवश्यक है। वनों का विनाश भावी पीढ़ी के लिए हानिकारक है। इसी प्रकार से विषैले तथा नाभिकीय कचरे का उत्पादन कम करना व रोकना सतत विकास के लिए आवश्यक है। ऐसे प्रोजेक्ट्स के प्रभावों पर विचार प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही करना चाहिए, जिसमें विभाग, पर्यावरण विभाग आदि इस कार्य के लिए बनाए गए हैं, जिसमें जीवों व पर्यावरण सुरक्षा के अनेक उपाय किए गए हैं। इस क्रम में एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का कार्य भी हो रहा है। असतत विकास में मानव ने केवल धनोपार्जन को विकास के रूप में देखा, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप प्राकृतिक संसाधनों के अतिदोहन करके बाढ़, सूखे, वायुमंडल, ताप वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा भी बढ़ी है तथा रोगों की संख्या भी। असतत विकास से सतत विकास की ओर बढ़ने से ही मानव का कल्याण हुआ है। इस विकास के लिए हमें निम्न बिंदुओं पर विचार करना आवश्यक है। नंबर 1, अर्बन डेवलपमेंट एंड एनर्जी, शहरीकरण व ऊर्जा। शहरों में ऊर्जा का उपयोग गांवों की अपेक्षा कहीं अधिक है। पूर्व में शहरी मकानों में ऊर्जा का उपयोग अपेक्षाकृत कम था। परंपरागत मकानों में उपयोग आने वाले सामान जैसे लकड़ी, ईंटें, चूना आदि के कारण आधुनिक मकानों की अपेक्षा ताप में परिवर्तन कम होता था। पुराने मकानों में जब लकड़ी आदि का खाना बनता था तो रसोई में चिमनी आदि की व्यवस्था होती थी, लेकिन आधुनिक अपार्टमेंट में यह सुविधा नहीं है तथा केरोसिन व गैस का उपयोग प्रारंभ हो चुका है। शहरों में घरों व बड़े सेंटर्स को ठंडा करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आधुनिक नई इमारतों में कांच का उपयोग बढ़ने से एयर कंडीशनिंग की आवश्यकता बढ़ी है। इसी प्रकार ठंड के दिनों में इसे गर्म रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। बहुमंजिला इमारतों में लिफ्ट में भी ऊर्जा का व्यय होता है। प्राइवेट गाड़ियों की संख्या वृद्धि से ऊर्जा की खपत बढ़ती है। अधिक वाहनों से सड़कों पर जाम लग जाता है, जिससे समय व ऊर्जा का अपव्यय होता है। साथ ही वातावरण में विषैली गैसों की मात्रा भी बढ़ती है। अतः अब आवश्यकता है कि अधिक प्रभावी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसे लोकल ट्रेन, मेट्रो अधिक विकसित हों, जिससे प्राइवेट वाहनों की संख्या कम हो जाए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्तर पर ऊर्जा के उपयोग को कम करना चाहिए। अनावश्यक बिजली व पंखों को न चलाया जाए। यदि हम ऊर्जा की बचत करेंगे तो हम सतत विकास की ओर बढ़ेंगे। अब है जल संरक्षण। जल अमूल्य निधि है, इसकी कमी असहनीय है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल शरीर के सभी उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक है। जल के बिना कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता। आने वाले समय में जल की कमी एक विकट समस्या के रूप में होगी और युद्धों का कारण बनेगी। सन 1900 से लेकर 1965 तक जल उपभोग 6 गुना बढ़ा है, जो कि जनसंख्या की तुलना में दुगना अधिक है। जल उपभोग और तेज़ी से बढ़ने की संभावना है, क्योंकि कृषि, उद्योग और घरेलू मांग में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1997 में मूल्यांकन के आधार पर घोषित किया कि विश्व की 1/3 जनसंख्या ऐसे देशों में रहती है जहां पीने योग्य पानी की कमी है। अतः स्वच्छ जल के उपभोग की मात्रा उसकी आपूर्ति से 20% अधिक है। इन देशों में जल संसाधनों के प्रति सक्रिय रहने की आवश्यकता है। इसके लिए ठोस जल नीति अपनानी चाहिए। जल की उपयोगिता व गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पृथ्वी का 93वां भाग जल समुद्र में है
तथा खारा होने के कारण पीने योग्य नहीं है। केवल लगभग 1% जल वर्षा के माध्यम से उपलब्ध है, जो कि नदियों व तालाबों आदि से प्राप्त होता है। भारत में प्रति व्यक्ति अनुमानित 12.50 घन मीटर जल उपलब्ध होता है, किंतु उसका वितरण समान रूप से नहीं है। अतः कहीं कहीं इसकी बहुत अधिक कमी हो गई है। शहरी तथा नगरीय क्षेत्र में जल वितरण में विषमता है। भारत में जल संरक्षण हेतु उपाय निम्नलिखित हैं। कृषि क्रिया में सिंचाई हेतु जल के उपयोग में सावधानी बरती जानी चाहिए। जल को भूमि में सोख लिए जाने की प्रक्रिया के प्रति सावधानी काम लिया जाना चाहिए। निकास की नालियाँ पक्की व सीमेंट की बनी होनी चाहिए। शुष्क क्षेत्रों जैसे राजस्थान में शुष्क खेती की तकनीक अपनाई जानी चाहिए। ड्रिप इरिगेशन द्वारा सिंचाई की जानी चाहिए। जल को फुहारों द्वारा ऊंचे नीचे खेतों में पहुंचाना चाहिए। गंदे पानी को सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्र से गुजारने के बाद कृषि में उपयोग करना चाहिए। जल जमा करने के साधनों द्वारा वाटर हार्वेस्टिंग मेथड भूमिगत जल का सदुपयोग करना चाहिए। ऐसी फसलों का प्रयोग करना चाहिए जिसमें जल की आवश्यकता कम हो। मृदा व जल के संरक्षण के प्रति चेतना जागृत करनी चाहिए। जल प्रदूषण व बर्बादी को रोकना चाहिए। अब है वाटरशेड मैनेजमेंट। विश्व में पीने योग्य पानी की कमी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वनों की कटाई के साथ साथ वर्षा जल व बहाव बढ़ा है। यह वर्षा जल धीरे धीरे भूमि में समाता है, लेकिन अधिक उपयोग के कारण भूमिगत जल का स्तर घटता जा रहा है। अतः सतही जल के संरक्षण एवं सदुपयोग की आवश्यकता है। भारत में परंपरागत रूप से जल संग्रह एवं संरक्षण किया जाता है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में घरों में सीधे ही जल सप्लाई आ जाने के कारण इन जलाशयों, तालाबों, झीलों, पोखरों आदि का उपयोग व संरक्षण घटा है। पूर्व में प्रत्येक गांव में कम से कम एक तालाब होता था, जिसका रखरखाव ग्रामीणों द्वारा किया जाता था तथा जल का उपयोग घरेलू कार्यों के लिए किया जाता था। बड़े तालाबों व झीलों का जल खेती के काम में आता है। ब्रिटिश काल में बड़े बांधों का निर्माण प्रारंभ हो गया था, जिससे अधिक क्षेत्रों को कृषि के लिए उपयोग में लाया जा सके। अधिक पानी के उपयोग से मृदा की लवणता भी बढ़ाना भी एक समस्या है। वाटरशेड का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जहां वर्षा जल प्रवाह अनेक धाराओं में विभक्त हो जाता है और सब एक साथ मिलकर किसी नदी या तालाब में जलापूर्ति कर सकें। इस क्रिया को जल संभरण कहते हैं। जल का छोटी धाराओं द्वारा समेकित रूप से किसी तालाब व झील में जाने की क्रिया प्रबंधन महत्वपूर्ण है। इसकी अनुपस्थिति में वर्षा जल बर्बाद हो सकता है। इस प्रबंधन के अभाव में शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्र जलाशय रिक्त रह जाते हैं। जल संरक्षण में संभरण प्रबंधन वाटरशेड मैनेजमेंट यह मृदा की रक्षा करता है, भूमि पर हरियाली विकसित करता है। क्षेत्र के जलाशयों का जल वर्षा काल के बाद भी उपलब्ध रहता है। क्षेत्र को बाढ़, दुर्भिक्ष आदि आपदाओं से सुरक्षा मिलती है। क्षेत्र का स्थायी तथा सतत विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। जल वृद्धि कृषि उद्योगों के लिए उपयोगी है। जल संभरण जलीय प्रबंधन रूपांतक तकनीक है, जिसकी सहायता से धरातल के जल का संसाधनों का अतिरिक्त विकास संभव है। इसमें एक जल एकीकृतकरण के साधनों की संरचना उपयुक्त भू आकृति वाले स्थलों पर की जाती है। जल संरक्षण प्रबंधन के अंतर्गत जल नीति का भी देश में निर्धारण हो रहा है, जिसमें ड्रिप इरिगेशन, बूंद बूंद पानी विधि द्वारा जल का सदुपयोग, घरों में घड़ों का उपयोग, छोटे जलाशयों में को बनाना जिसमें वर्षा जल भूमि में जा सके, और वर्षा जल संग्रह। शहरी क्षेत्र में जहां पाइपों द्वारा पानी सप्लाई होता है तथा जल कैनाल व डैम में वितरित होता है, लगभग 50% जल का लॉस हो जाता है। अब है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संग्रहण। विश्व में पीने वाले जल की उपलब्धता निरंतर कम होती जा रही है। अतः वर्षा जल की प्रत्येक बूंद का संग्रहण कर उपयोग करना तथा उसका प्रबंधन करना अत्यावश्यक है, मानव जाति के लिए आवश्यक है। वर्षा जल प्रबंधन में महत्वपूर्ण यह है कि जल इस प्रकार से एकत्रित व संरक्षित किया जाना चाहिए कि इसका सीधा उपयोग पीने, घरेलू उपयोग आदि के लिए किया जा सके। यदि अधिक जल का संग्रह संभव होगा तो वर्षा के बाद भी इस जल का उपयोग किया जा सकता है। विश्व में शुष्क क्षेत्रों में जैसे भारत में राजस्थान राज्य में परंपरागत तरीके से घरों में बने टैंक
कुओं में संग्रहित किया जा सकता है तथा इसका उपयोग पीने तथा अन्य घरेलू कार्यों के लिए किया जाता है। इस प्रकार के से संग्रहित जल को प्रदूषण मुक्त रखना आवश्यक है, जिससे यह पीने के लिए उपयोग में लाया जा सके। यदि यह जल खुले टैंकों में रहता है तो इसमें शैवाल तथा कवक पैदा हो जाते हैं, जो कि बीमारी फैलाने का कार्य करते हैं। आधुनिक विधि में छत का सारा पानी ढके हुए टैंकों में एकत्र किया जाता है तथा वर्ष भर सुरक्षित रहता है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में यह बहुत सफल व उपयोगी है, यद्यपि बड़े गहरे टैंक का निर्माण में खर्चा अधिक आता है। दूसरी विधि इस प्रकार से है कि वर्षा जल को इस प्रकार से संग्रहित किया जाए कि वह जमीन में चला जाए तथा भूमिगत जल के रूप में एकत्र हो जाए तथा जल बहकर नदियों में न चला जाए। मेवाड़ तथा मारवाड़ क्षेत्र में परंपरागत रूप से वर्षा जल संग्रह किया जाता है तथा इस जल का उपयोग कृषि आदि के लिए भी किया जाता है। जल संग्रहण की विधियां जहाँ तक है, मेड़बंदी पत्थरों की दीवार ढलान वाले क्षेत्र में बनाकर एक ओर से ऊंचाई से आने वाला पानी एकत्र हो जाता है। बाद में इस क्षेत्र में खेती की जा सकती है। दूसरा है नाड़ा या बांधा। ये पत्थर से बने चेक डैम होते हैं जो कि वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए बनाए जाते हैं। इसमें उपजाऊ भूमि वर्षा काल में पानी में डूब जाती है। यह मृदा न केवल उपजाऊ हो जाती है बल्कि मृदा में पर्याप्त जल भी रहता है, जो कि इसे खेती के लिए उपयोगी बनाता है। ये चेक डैम समय समय पर बनते जाते हैं तथा एम्बैंकमेंट की ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ती जाती है, जिससे थोड़े थोड़े अंतराल पर पानी संग्रहित होता जाता है। दूसरा है हैम्बर। ये छोटे तथा अस्थायी डैम होते हैं। अस्थायी डैम होते हैं जो कि पत्थर व मिट्टी आदि से बनते हैं तथा बरसाती नालों के रास्ते में बनाए जाते हैं, जिससे कृषि के लिए जल संग्रहित हो जाता है। चौक। ज़मीन के बड़े भूभाग में जो गांव के चौराहों में होता है, दीवार बना दी जाती है जिसे कोट कहते हैं। इस जल का उपयोग पेड़ लगाने, चारा उगाने आदि में किया जाता है। किनारे वाले भाग भी जलाने वाली लकड़ियों के लिए पेड़ लगाए जाते हैं तथा मृदा संरक्षण को कार्य करता है, भूमि को उपजाऊ बनाता है तथा भूजल का संग्रह करता है। तालाब। राजस्थान का मेवाड़ क्षेत्र जहाँ के तालाबों व झीलों के लिए विख्यात है। उदयपुर के झीलों का शहर भी कहा जाता है। छोटा जलाशय जिसका आकार 5 बीघा से कम होता है तलाई कहलाता है। मध्यम आकार के जलाशय बांध कहलाते हैं और बड़े जलाशय झीलों, सागर या समंद कहलाते हैं। जोधपुर में इस प्रकार के जलाशयों की संख्या 20 है, जो कि तालाब, झील, समंद के नाम से जाने जाते हैं। कुछ में वर्षा जल वर्षों तक रहता है, जैसे प्रताप सागर, तखत सागर, बाल समंद, रानी सागर, पद्म सागर। सभी जलाशयों में वर्षा जल उनके चैनलों द्वारा आता है तथा प्रत्येक गांव में इसके अतिरिक्त प्रत्येक गांव में एक एक तालाब है तथा अधिकतर गांव का नाम भी तालाब के नाम पर होता है। पूर्व में ये तालाब पीने के पानी के लिए उपयोग में लाए जाते थे। अब है खडीन। मिट्टी का एक बांध खेत के आखिरी किनारे पर बनाया जाता है, जिसमें पानी रोकने में सहायक होता है। जैसलमेर जिले में खडीन अधिक प्रचलित है। यहाँ जल किसान खेती तथा मछली पालन के लिए उपयोग करता है, जिसमें से 6 से 8 महीने तक पानी संग्रहित रहता है। साझा कुआं। अरावली क्षेत्र में इस प्रकार के लगभग 7000 कुएँ हैं। प्रत्येक कुओं को लोग मिलकर बनाते हैं तथा उसके पानी का उपयोग करते हैं। ये कुएँ उदयपुर ज़िले में स्थित हैं, जिनके कारण 80% क्षेत्र में सिंचाई का पानी प्राप्त हो जाता है। सूरतगढ़ राजस्थान में झज्जर नदी का सारा पानी, जो कि वर्षा ऋतु में आता है, रेत के टीबों के बीच डिप्रेशंस में छोड़ दिया जाता है, जिसमें 16 बड़ी झील बन गई हैं, जिसमें से 8 से 10 माह तक पानी रहता है। पानी कम होने के साथ साथ खेती की जाती है और शेष पानी जमीन में जाकर भूगर्भ जल के स्तर को बढ़ाता है। पुनर्धिवास तथा पुनर्वास की समस्या। देश के लिए यह कोई नई समस्या नहीं है। सदियों से लोगों में गांव उजड़ने व पुनः बसते रहे हैं, इसलिए इतिहास साक्षी है कि राजधानी दिल्ली भी अनेक बार बसी व उजड़ी। बंटवारे के समय पुनर्वास और पुनर्अधिवास की समस्या बहुत विकट रूप से सामने आई। बहुत से महानगरों में झुग्गियों के हटाने से पुनर्वास की समस्या खड़ी हो चुकी है। प्राकृतिक आपदाओं के समय भूकंप, बाढ़, सुनामी, समुद्री झंझावात भी इस समस्या का सामना करना पड़ता है। युद्ध काल में भी पुनर्वास आवश्यक हो जाता है। देश के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण एक नवीन प्रक्रिया है, जिसमें जल विद्युत योजनाओं के लिए
मेगा हाईवे के लिए नदी जल को बांधने के लिए बड़े बांधों का बनाना आवश्यक है। समाज के सदस्यों को उनके आदि स्थल से स्थापित करना कानूनी अपराध है और मानवाधिकार का हनन भी है। संयुक्त राष्ट्र संघ की लोकव्यापी घोषणा के आधार पर 25 फर्स्ट के अंतर्गत आवास सुविधा मानव के मूल अधिकारों में से एक है। इसकी सुरक्षा देश को करना अनिवार्य है, परंतु राष्ट्र हित व विकास के सामने व्यक्तिगत स्वार्थों को देश हित के लिए, जनता के लिए अपेक्षित है। समाज के लोगों को आदि स्थलों से हटने के लिए बाध्य होने से अनेक कारण हैं, जिसमें से प्रमुख हैं निजी भूमि को विकास योजनाओं हेतु अधिग्रहित कराना, नगर व ग्रामों की सुविधाएं, सड़क, बिजली, जल, आवास, उद्योग आदि तथा आवासीय क्षेत्रों का से विस्थापित करना, जल विद्युत सिंचाई बांधों का निर्माण, भावी जल संचय हेतु जलाशय, तालाब आदि का निर्माण, प्राकृतिक आपदाओं के कारण विस्थापन, राजनीतिक घटना चक्र, युद्ध आदि। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में बहुत बार जनसंख्या विस्थापन हुआ। यह जिला कोयले की ऊर्जा के लिए विख्यात है। परियोजना के कारण जिले से विस्थापन, रिहंद बांध में 10,000, सीमेंट फैक्ट्री के लिए 8,000, संगरौली थर्मल पावर कोयला खान के लिए 5,000, यूपीएससी अनपरा ओशरा 1,500, वर्ल्ड फूड फैक्ट्री के लिए 1,000, एनटीपीसी बीजापुर के लिए 700, रोड, रेल, एयर स्ट्रिप, हाई टेंशन आदि के लिए 15,000 परिवारों का विस्थापन हुआ है। समस्या का निवारण, जनसंख्या को उनके प्राकृतिक स्थान से हटाने से पहले पूर्व पर्याप्त नोटिस देना चाहिए, जिससे लोग मानसिक रूप से तैयार हो सकें। पुनर्वास के बाद भी सरकार द्वारा बराबर देखभाल व सहायता प्रदान करनी चाहिए। इस प्रक्रम में जो खर्च हो उसे सरकार को वहन करना चाहिए तथा सभी को उचित मुआवजा देना चाहिए, जिससे वे पुनः अपनी जीविका के स्तर को प्राप्त कर सकें। पुनर्वास की प्रक्रिया नियोजित व क्रमबद्ध रूप से पूर्ण होनी चाहिए तथा इस बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। विकास के लिए जिस क्षेत्र को अधिग्रहण किया जा रहा है वहाँ भी जैव विविधता का संरक्षण बहुत आवश्यक है, अन्यथा वहाँ एक संपन्न आर्थिक व प्राकृतिक क्षेत्रीय इकाई कृत्रिम प्रोजेक्ट के रूप में खड़ी रह जाएगी। एनवायरमेंटल इथिक्स, पर्यावरणीय नैतिकता। प्राकृतिक संसाधन पर्यावरण की अमूल्य निधि है, जिसका उपयोग समाज के सभी सदस्यों के द्वारा और देश के नागरिकों के कल्याण हेतु करना नैतिक दायित्व है। पर्यावरणीय नैतिकता का आधार एक दीर्घकाल तक अधिक से अधिक मानवों के कल्याण हेतु संसाधनों का उपयोग संभव हो पाए, यह एक नीति है। जातीय भेदभाव, रंग भेदभाव, अमीरी गरीबी अंतर रहित विश्व में सभी देश पर्यावरणीय निधि का सदुपयोग मानव कल्याण हेतु करें। इसके पालन के अभाव में संसाधनों का दुरुपयोग भी पर्यावरण अस्थिर तथा असंतुलित करता है। अतः अनैतिकता से बचाव में पर्याप्त उपाय किए जाने चाहिए। पर्यावरण के दोनों पक्षों, प्राकृतिक तथा सामाजिक, का उत्तरदायित्व है कि नीति नियमों, एथिकल लॉज के पालन में सामंजस्य व मेल बनाए रखें। प्रकृति का आदर, सुरक्षा, संरक्षण मानव का मात्र का दायित्व है। वनों को काटना, जीव जंतुओं का शिकार करना, पशुओं का पौष्टिक आहार न देकर दोहन करना, प्राकृतिक ऊर्जा, जल, वायु आदि को दूषित बनाना, पर्यावरण नीति शास्त्र के विरुद्ध अपनाई जाने वाली क्रियाएं। भारतीय संस्कृति नीति नियमों एवं सुविचारों पर आधारित है। उसमें अंतरिक्ष को पिता, पृथ्वी को माता और आकाश को पुत्र जैसे पवित्र संबंधों से व्यक्त किया गया है। समस्या समाधान के कतिपय उपाय। पर्यावरण नीति शास्त्र के अंतर्गत इसकी नैतिकता विषयक धाराएं समस्या के समाधान के लिए इनका पालन अनिवार्य है। प्राकृतिक तत्वों को मानव और सभी जीवों के कल्याण के लिए सुरक्षित व संरक्षित बनाएं। हम प्राकृतिक संपदा के स्वामी न बने, इसके ग्रहण के अनाधिकार चेष्टा न करें, किसी अन्य जीव की हत्या न करें। मनुष्य का जन्म जीवन में कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हुआ है, दूसरे मनुष्य उसे अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए प्रयोग में न लाएं। प्राणी पंचभूतों का योग है, अतः
वह अपने जीवन, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश का आदर करें। जड़ी बूटियों व पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए जो कि प्रदूषक तत्वों को नाश करते हैं। पर्यावरण के प्रति मानव का दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए, नकारात्मक नहीं। पर्यावरण सार्वभौमिक तत्व है जिस पर सभी का समान अधिकार है। उस पर एकाधिकार जताना अनैतिक है। देशों में सहभागिता, सहयोग, सामंजस्य पर्यावरण समस्याओं को हल कर सकता है। जैव विविधता संरक्षण को भी सभी देश प्राथमिकता के साथ निर्वाह करें। नाभिकीय ऊर्जा को आणविक शस्त्रों के उपयोग में न लाया जाए। विशेषज्ञ निर्धारित मानक नियमों के प्रति आदर रखें तथा उसका पालन करें और विभिन्न देशों की सरकारों द्वारा पर्यावरणीय सुरक्षा हेतु निर्मित कानूनों का पालन करने में भी मानव जाति का हित है। आर्थिक विकास के समय पर्यावरण सुरक्षा व संरक्षण का भी ध्यान रखा जाना चाहिए जिससे कि सतत विकास हो सके और बहुत लंबे समय तक मानव जीवन चले। आने वाली पीढ़ियों को हम